तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस प्यारे से वीडियो में हम लोग आज की इस प्यारे से क्लास में क्लास 11th बायोलॉजी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 अर्थात जैविक वर्गीकरण जो चैप्टर है, इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, प्लाज्मिड क्या होता है, इसको हम लोग इसके प्रकार सहित आसानी से आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि ये जो प्लाज्मिड का टॉपिक है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए जो प्लाज्मिड है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका सबसे पहले अगर हम लोग डिफिनेशन देखें तो क्या है प्लाज्मिड, तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान देंगे कोई भी कोशिका होता है तो उसमें क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसमें गुणसूत्र उपस्थित होते हैं इसके केंद्रक में, और इसी आनुवांशिक पदार्थ के अलावा एक और चीज उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कह दिया जाता है। चलिए इसी को समझने का प्रयास करेंगे। तो कुछ जीवाणु जैसे कि इकोलाई के गुणसूत्र में कुछ अतिरिक्त अनुवांशिकी पदार्थ मिलता है जिसे प्लाज्मिड कह दिया जाता है। देख सकते हैं, ध्यान देंगे, कुछ जीवाणु जैसे कि इस जीवाणु के अंतर्गत आ गए इकोलाई, तो इसके गुणसूत्र में इनके गुणसूत्र में कुछ अतिरिक्त अनुवांशिकी पदार्थ मिलता है। अतिरिक्त अर्थात डीएनए और आरएनए के अलावा भी और कुछ अनुवांशिक पदार्थ मिलता है, इसे ही क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कह दिया जाता है। क्या बोला गया, देख सकते हैं, कुछ जीवाणु जैसे कि ई कोलाई के गुणसूत्र में कुछ अतिरिक्त अनुवांशिकी पदार्थ, अतिरिक्त अर्थात जो है उसके अलावा, और इसमें डीएनए और आरएनए तो उपस्थित है ही, डीएनए और आरएनए उपस्थित है ही, इसके प्लस में प्लाज्मिड भी उपस्थित है, प्लस में एक और क्या है, अतिरिक्त अनुवांशिकी पदार्थ मिलता है, उसे क्या कह दिया जाता है, प्लाज्मिड कह दिया जाता है। अब आगे पढ़ेंगे प्लाज्मिड मुख्य गुणसूत्र अर्थात डीएनए से अलग रह सकता है। देख सकते हैं क्या बोला गया, जो प्लाज्मिड है वह मुख्य गुणसूत्र अर्थात डीएनए से अलग रह सकता है। यह जीवाणु से अलग होकर, देख सकते हैं, यह जीवाणु से अलग होकर जीवाणु की अनुपस्थिति में भी, अर्थात जीवाणु जब अनुपस्थित होंगे, जीवाणु आपस उपस्थित नहीं होंगे, तो ऐसी स्थिति में भी ये कार्य कर सकता है। देख सकते हैं इसमें जो प्लाज्मिड है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जीवाणु से अलग होकर भी कार्य कर सकते हैं और उसकी अनुपस्थिति में भी, अर्थात जीवाणु जब उस स्थान पर उपस्थित नहीं रहेगा फिर भी इसमें जो प्लाज्मिड उपस्थित है वह अपना कार्य करते रहता है, तो वह इसका द्विगुणन स्वतंत्र रूप से होता है। देख सकते हैं इसका जो द्विगुणन है अर्थात प्लाज्मिड का जो द्विगुणन है वह क्या होता है, स्वतंत्र रूप से इस प्रकार से होता है, इसमें किसी भी प्रकार का बाधा नहीं उत्पन्न होता है। चलिए आशा करता हूं आपको प्लाज्मिड क्लियर हो गया होगा। क्या है प्लाज्मिड, यह एक ऐसा यह जीवाणु के केंद्रक में पाए जाने ऐसे अनुवांशिक पदार्थ है जो कि डीएनए और आरएनए के अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है, तथा यह जीवाणु से अलग होकर उसकी अनुपस्थिति में भी अपना कार्य स्वयं करते रहता है, और इसका जो द्विगुणन है वह स्वतंत्र रूप से भी हो जाता है। चलिए आशा करता हूँ आपको जो प्लाज्मिड है क्लियर हो गया होगा। इसके प्रकार को देख लेते हैं। तो इसके कितने प्रकार हैं, मुख्य 3 प्रकार है। पहला है एफ फैक्टर, दूसरा आर फैक्टर, तीसरा क्या है, कोल फैक्टर। तो एफ फैक्टर अर्थात इसका नाम क्या है, फर्टिलिटी फैक्टर, एफ अर्थात फर्टिलिटी और ये क्या है, फैक्टर, तो इसको फर्टिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। तो ये लैंगिक जनन में क्या होते हैं, सहायता होते हैं। अब कई सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जिनमें लैंगिक जन्म होती है, तो उसमें ये क्या होते हैं, सहायता होते हैं। अर्थात एफ फैक्टर अगर किसी में उपस्थित हो तो वह दाता कहलाता है, और एफ फैक्टर अगर किसी में नहीं हो तो वो क्या कहलाता है, ग्राही कहलाता है। तो आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इतना याद रखिएगा कि ये जो लैंगिक जनन है उसमें सहायता करते हैं कौन, फर्टिलिटी फैक्टर। ये किसके प्रकार है, तो प्लाज्मिड के प्रकार हो गए। चलिए दूसरा देख लेते हैं आर फैक्टर। तो आर अर्थात प्रतिरोधी फैक्टर, आर अर्थात क्या है, प्रतिरोधी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये जीवाणु को नष्ट होने से बचाने के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। देख सकते हैं जीवाणु में
उनके कोशिका में डीएनए आरएनए अनुवांशिक पदार्थ तो होते ही हैं, लेकिन जब उसमें प्लाज्मिड भी आ जाता है तो उसके कौन सा प्रकार, आर फैक्टर प्रकार का प्लाज्मिड आ जाता है, तो वो क्या करता है, जीवाणु को नष्ट होने से बचाने के लिए प्रतिरोधक क्षमता भी उसको प्रदान करने लगता है, अर्थात जीवाणु को नष्ट होने से संपूर्ण तरीके से बचाने में मददगार है, या फिर उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर कहें तो उसके प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो आशा करता हूं दूसरा भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरा प्रकार कोल फैक्टर क्या है इसको देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है कालिसिनोजेनिक, देख सकते हैं कालिसिनोजेनिक फैक्टर। कोल फैक्टर का फुल नाम क्या है, कालिसिनोजेनिक फैक्टर। तो ये क्या है, ये उन जीवाणुओं में सामान्यतः मिलते हैं जिनमें प्रतिजैविक बनाने की क्षमता पाई जाती है। देख सकते हैं यह मुख्य ऐसे जीवाणु में पाए जाते हैं जिनमें प्रतिजैविक बनाने की क्षमता पाई जाती है, अर्थात अपने समान जीवों को बनाने की क्षमता पाई जाती है, प्रतिजैविक बनाने की क्षमता पाई जाती है। ऐसे जीवाणु में जो कोल फैक्टर है कालिसिनोजेनिक फैक्टर है वह पाया जाता है। अब हम लोग प्लाज्मिड एवं इसके प्रकार को देख चुके हैं। अब एक और शब्द आता है इसी क्वेश्चन में कि एपिसोम क्या होता है। तो जो प्लाज्मिड है इसी को ही एपिसोम कहते हैं, अर्थात मुख्य गुणसूत्र का भाग बनकर प्लाज्मिड ही क्या कहलाता है, एपिसोम यहाँ पर कहलाते हैं। क्या बोला गया, मुख्य गुणसूत्र कौन सा हो गया, डीएनए आरएनए। तो इसका भाग बनकर या फिर भाग मिलकर जो प्लाज्मिड बन जाता है इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग एपिसोम यहाँ पर कह देते हैं। तो आपको अगर एपिसोम या फिर प्लाज्मिड पूछा जाए कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बात एक ही है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग प्लाज्मिड एवं इनके प्रकार एफआर और कोल फैक्टर के प्रकार को देख चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।